नमस्ते। आज हम वुड्रो विल्सन और लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उनके असर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे सामने है वुड्रो विल्सन हिंग्लिश नाम के स्रोत से कुछ जरूरी हिस्से और हमारा मकसद है ये समझना कि विल्सन को अक्सर लोक प्रशासन का पिता क्यों कहा जाता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब उनके सबसे मशहूर लेख में बहुत ज्यादा नई बातें नहीं थीं, ऐसा कहा जाता है। उनके मुख्य विचार क्या थे और 1887 के उस लेख के पीछे की कहानी क्या थी। बिल्कुल। और सच में ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि एक लेख जिसमें बहुत क्रांतिकारी कंटेंट नहीं था, उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त कैसे हुआ। हाँ, ये पहेली ही है एक तरह से। चलिए इसी से शुरू करते हैं। विल्सन को लोक प्रशासन का एक तरह से संस्थापक माना जाता है। हाँ, ये उपाधि उनके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रैंक जे गुडनाउ को असल में अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अच्छा। लेकिन हाँ, विल्सन का 1887 का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो एक मील का पत्थर माना जाता है। उसने इस विषय को एक अलग अकेडमिक पहचान दी। विल्सन ने इसे काम करती हुई सरकार या गवर्नमेंट इन एक्शन का अध्ययन कहा। लेकिन पिता वाली बात, अगर लेख में ही जैसा आपने कहा या जैसा कहा जाता है दम नहीं था तो ये थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्या था उस लेख में ऐसा? यही तो दिलचस्प विरोधाभास है। अगर आप उस लेख को ध्यान से पढ़ें तो उसमें प्रशासन चलाने के कोई ठोस सिद्धांत या कोई नए तरीके टूल्स नहीं बताए गए थे। नहीं, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे का कोई बहुत गहरा विश्लेषण किया था। सच तो ये है कि अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उनमें राज्य व्यवस्था पर, कार्मिक प्रशासन पर, आर्थिक मैनेजमेंट पर कहीं ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलती है। तो फिर उन्हें ये पहचान मिली कैसे? सिर्फ हवा बनाने से? नहीं, हवा बनाने से ज्यादा उन्होंने एक माहौल बनाया, एक जरूरत को आवाज दी। उन्हें ये पहचान लेख के अंदर लिखी बातों मतलब कंटेंट से ज्यादा उसके असर, उसके इम्पैक्ट के लिए मिली। इम्पैक्ट के लिए? हाँ, वो एक युग परिवर्तनकारी या इपोकल लेख इसलिए बना क्योंकि उसने पहली बार अकेडमिक दुनिया में प्रशासन के अध्ययन के लिए एक गंभीर और लगातार चलने वाली बहस छेड़ दी। अच्छा। उसने विद्वानों को सोचने पे मजबूर किया कि सरकार चलती कैसे है। ये अपने आप में अध्ययन का एक जरूरी और अलग क्षेत्र है। तो उन्होंने दरवाजा खोला, भले ही कमरे का पूरा नक्शा न दिया हो। समझ गया। तो मतलब उन्होंने एक नई दिशा दिखाई, एक जरूरत को रेखांकित किया। अब ये समझते हैं कि उन्हें ये लेख लिखने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। हाँ, ये जरूरी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात तो नहीं थी, है ना? शायद अमेरिका के किसी बड़े राजनीतिक संकट का जवाब था। बिल्कुल, ये सिर्फ एकेडमिक कसरत नहीं थी। उस दौर में अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम यानी जिसे हम संरक्षक प्रणाली कह सकते हैं, वो जोरों पर थी। स्पॉइल सिस्टम ये क्या था? ठीक ठाक। ये देखिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि जब भी कोई नई पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती थी, खासकर राष्ट्रपति चुनाव के बाद, हाँ, तो जीतने वाली पार्टी पिछली सरकार के लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हटा देती थी। बिल्कुल हटा देती थी। अरे बाप रे। और उनकी जगह पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भर्ती कर लिया जाता था, चाहे उनमें योग्यता हो या ना हो, बस वफादारी देखी जाती थी। इसे लूट का माल समझने जैसा था क्या, जैसे जंग जीतने के बाद होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। सरकारी पद पार्टी के लोगों में इनाम की तरह बांटे जाते थे, वो बूटी जैसा। और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके नतीजे क्या होते होंगे? मतलब भयानक। नतीजे भयानक थे, बिल्कुल। चारों तरफ भ्रष्टाचार और अक्षमता मतलब नाअहली फैली हुई थी। सरकारी कामकाज अक्सर ठप पड़ा रहता था क्योंकि अनुभवहीन लोग जरूरी पदों पर बैठ जाते थे। कहने को तो प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन था, पर असल कंट्रोल तो पार्टी के नेताओं का था, जो इन नियुक्तियों के जरिए अपना दबदबा बनाए रखते थे। विल्सन जैसे सुधारक ये सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि ये सिस्टम देश को अंदर से खोखला कर रहा है। तो विल्सन का आइडिया था कि इस राजनीतिक गंदगी का इलाज प्रशासन को एक विज्ञान बनाना है, एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, उनका यही मानना था कि अगर प्रशासन को राजनीति के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से अलग करके एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से चलाया जाए, तो पेशेवर और निष्पक्ष प्रशासक तैयार किए जा सकते हैं। इससे स्पॉइल सिस्टम की जड़ें कटेंगी और सरकार ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट और प्रभावी बनेगी। उनका मुख्य लक्ष्य था राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स को प्रशासन के काम से अलग करना, बिल्कुल अलग। प्रशासन का विज्ञान, ये सुनने में तो ठीक लगता है,
लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस तो बहुत पुराना विषय है ना? शायद 2200 साल पुराना, जो राज्य, कानून, संविधान इन सब पर बात करता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर प्रशासन यानी सरकार चलाने की कला या विज्ञान, इसका अध्ययन इतनी देर से क्यों शुरू हुआ? 1887 में जाके इतनी सदियों तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा सवाल है, और विल्सन ने खुद इस देरी की वजह समझाने की कोशिश की थी अपने लेख में। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समाज का विकास 3 चरणों में हुआ और हर चरण की अपनी प्राथमिकताएं थीं। 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण था तानाशाही का, एब्सोल्यूट रूल का, राजाओं का जमाना। हाँ। तब सरकारें बहुत सीमित काम करती थीं, ज्यादातर रक्षा, सुरक्षा, टैक्स वसूलना, एक तरह से पुलिस स्टेट ही था। प्रशासन भी सरल था, इसलिए उसके अलग से अध्ययन की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है। फिर आया दूसरा दौर, संविधान के लिए संघर्ष का, स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये करीब 18वीं 19वीं सदी की बात है, जब लोगों ने राजाओं के खिलाफ आवाज उठाई, अपने अधिकारों की मांग की और ऐसी सरकारें चाहीं जिनकी शक्तियां सीमित हों, जो संविधान से बंधी हों। इस दौर में सारा ध्यान संविधान बनाने पर, शक्तियों के बंटवारे पर, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसे कहते हैं, उस पर रहा। अच्छा। बहसें इस पर होती थीं कि राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार के अधिकार क्या हों, लेकिन सरकार असल में चलाई कैसे जाए, इस पर फोकस अब भी नहीं था। वो टेक्निकल बात मानी जाती थी। और तीसरा चरण? तीसरा चरण आया लोकप्रिय शासन का, पॉपुलर रूल का। जब ये संघर्ष कामयाब हुए, जनता नागरिक बनी और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हुईं। हाँ। अब सरकारों के काम बहुत ज्यादा बढ़ गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, अनगिनत लोक सेवाएं, सरकारें बहुत जटिल हो गईं। सही बात है। अब देश को पुराने तरीकों से, अंदाजे से, मतलब एडहॉक तरीके से नहीं चलाया जा सकता था। यहीं पर जरूरत महसूस हुई कि नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए, इतने सारे काम संभालने के लिए एक व्यवस्थित, कुशल और वैज्ञानिक तरीका चाहिए। और इसी जरूरत ने लोक प्रशासन के अध्ययन को जन्म दिया। ये एक जरूरत बन गया। समझ गया। यानी जब काम बढ़ा और जटिल हुआ, तब उसे करने के तरीके पर ध्यान गया। लॉजिकल है। अब आते हैं विल्सन के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले विचार पर, राजनीति और प्रशासन का अलगाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी जिसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को राजनीति की जल्दबाजी और संघर्ष से दूर रखना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि प्रशासन एक तकनीकी, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और वैज्ञानिक क्षेत्र है। इसे पॉलिटिक्स की गर्मी से दूर रखना चाहिए। अच्छा। देखिए, राजनीति का काम है नीतियां बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यह तय करना कि देश को किस दिशा में जाना है, क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। ये काम मूल्यों पर, वैल्यूज पर आधारित होता है, जनता की इच्छा पर आधारित होता है, और इसे करने वाले लोग चुनकर आते हैं इलेक्शन से, यानी राजनेता। और प्रशासन का काम है उन बनी हुई नीतियों को लागू करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ये काम नियमों पर, रूल्स पर, प्रक्रियाओं पर, प्रोसीजर पर और कुशलता, एफिशिएंसी पर आधारित होना चाहिए। ठीक। इसे करने वाले लोग अपनी योग्यता और ट्रेनिंग के आधार पर चुने जाने चाहिए, सिलेक्शन से, यानी पेशेवर, प्रशासक, टेक्नोक्रेट्स। विल्सन ने साफ कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मतलब प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। एक तरह से उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की। सुनने में तो ये बहुत साफ बंटवारा लगता है। नीति बनाना नेताओं का काम, लागू करना अफसरों का। सिंपल। लेकिन क्या ये हकीकत में इतना आसान है? क्या ये मुमकिन है? यहीं पर पेंच है। ये विचार एकेडमिक रूप से तो बहुत प्रभावशाली रहा, बहुत सालों तक इसी पर बहस चली, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस पर हमेशा सवाल उठे हैं। हाँ। खुद विल्सन भी बाद में अपनी इस कठोर राय पर थोड़े ढुलमुल हुए, मतलब वैसिलेट किया उन्होंने, अपनी बात पर पूरी तरह टिके नहीं रहे। अच्छा।
हाँ, उन्होंने बाद में माना कि प्रशासन को राजनीति के प्रभाव से पूरी तरह काट देना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि नीतियां बनाते वक्त भी जमीनी हकीकत यानी प्रशासनिक क्षमता का ध्यान रखना होता है। सही बात है। और नीतियां लागू करते वक्त भी राजनीतिक दबाव और सामाजिक आर्थिक मुद्दे सामने आ ही जाते हैं, आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। इस वजह से उनकी आलोचना भी हुई कि उन्होंने एक अव्यवहारिक आदर्श, एक आइडियलिस्टिक चीज सामने रखी। ये बहस तो शायद आज भी जारी है कि ये लाइन कितनी मोटी या पतली होनी चाहिए, या होनी भी चाहिए या नहीं। बिल्कुल जारी है। अच्छा, अब थोड़ा यूरोप और अमेरिका की तुलना पर आते हैं। आपने शुरू में जिक्र किया था कि यूरोप में प्रशासन का विकास अमेरिका से पहले और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हुआ। ऐसा क्यों, क्या वजह थी? इसके पीछे दोनों जगहों के राजनीतिक इतिहास का फर्क है। यूरोप में, जैसा हमने पहले कहा, सदियों तक राजशाही और तानाशाही हुकूमतें रहीं। हाँ। इन शासकों को अपने विशाल साम्राज्यों और प्रजा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए एक बेहद कुशल, सेंट्रलाइज्ड और ताकतवर प्रशासनिक मशीनरी की जरूरत थी। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कंट्रोल का एक अहम हथियार था। अच्छा। इसलिए उन्होंने प्रशासन के विज्ञान और कला पर बहुत ध्यान दिया, उसे विकसित किया। जबकि अमेरिका में? अमेरिका एक लोकतंत्र के रूप में जन्मा और विकसित हुआ। वहां शुरू से ही सारी राजनीतिक ऊर्जा और बहस संविधान बनाने पर, उसकी व्याख्या करने पर, उसमें संशोधन करने पर केंद्रित रही। हर समस्या का हल या कारण संविधान में ढूंढा जाता था। ऐसा लगता था मानो संविधान ही सब कुछ है, सारी बीमारियों का इलाज वही है। इस संविधान पूजा या कॉन्स्टिट्यूशन वर्शिप के माहौल में सरकार चलाने की जो व्यावहारिक मशीनरी है, यानी प्रशासन, उस पर ध्यान ही नहीं गया। वो उपेक्षित रह गया और स्पॉइल सिस्टम जैसी व्यवस्था पनपती रही। और इसी वजह से विल्सन ने वो मशहूर बात कही थी, है ना, कि संविधान बनाने से ज्यादा मुश्किल संविधान चलाना है। It is difficult to run a constitution than to frame a constitution. बिल्कुल, उनका मतलब यही था कि कागज पर अच्छे सिद्धांत लिख देना एक बात है, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की सरकारी कार्यवाही में असरदार तरीके से लागू करना असली चुनौती है। सही। और ये काम एक कुशल, एक एफिशिएंट प्रशासन के बिना नहीं हो सकता। विल्सन का मानना था कि एक अच्छा संविधान तभी सफल हो सकता है जब उसे लागू करने वाला प्रशासनिक तंत्र सक्षम और ईमानदार हो। इसलिए एक अच्छा प्रशासन एक अच्छे संविधान की पहली शर्त है, प्रीरेक्विजिट है। और इसी सोच ने उन्हें फिर तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडीज की ओर मोड़ा। हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि अमेरिकी प्रशासन पिछड़ा हुआ है और यूरोप का प्रशासन कई मामलों में आगे है, तो उन्हें लगा कि अमेरिका को यूरोप के प्रशासनिक सिस्टम से सीखना चाहिए, उनकी अच्छाइयों का अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक तरह से संस्थापक बना दिया। उनका आइडिया था, दूसरों को देखो, समझो और जो अच्छा है वो सीखो। लेकिन इस तुलना करने और सीखने के विचार का अमेरिका में विरोध भी हुआ होगा। डर लगा होगा कि कहीं यूरोपीय तरीकों के साथ उनकी तानाशाही वाली सोच ना आ जाए। जाहिर है विरोध हुआ। आलोचकों ने कहा कि यूरोप के तानाशाही देशों के प्रशासन से सीखना या उधार लेना अमेरिका की लोकतांत्रिक पहचान के लिए खतरा है। उन्हें डर था कि हम उनकी नकल करने लगेंगे और अपनी खासियत, अपनी यूनिकनेस खो देंगे। तो विल्सन ने इसका क्या जवाब दिया? कैसे डिफेंड किया खुद को? विल्सन ने जोर देकर कहा कि तुलना, कंपैरिजन का मतलब नकल, इमिटेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तुलना एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को बेहतर समझ सकते हैं। दूसरों से तुलना करके ही पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मकसद आंख बंद करके किसी विदेशी मॉडल को कॉपी करना नहीं, बल्कि उनकी अच्छी बातों, गुड फीचर्स, जैसे उनकी कार्यकुशलता, उनके संगठनात्मक तरीके, इनको समझकर उन्हें अमेरिकी ज़रूरतों के हिसाब से ढालकर, अडॉप्ट करके अपनी व्यवस्था को और ज्यादा मुकम्मल, मोर कंप्लीट बनाना है। और यहीं पर वो चाकू वाला उदाहरण आता है ना, नाइफ एनोलॉजी। हाँ, उनका वो मशहूर चाकू वाला उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए था। उन्होंने कहा, अगर मैं किसी हत्यारे को बड़ी कुशलता से चाकू तेज करते हुए देखता हूँ, तो मैं उससे चाकू तेज करने का तरीका तो सीख सकता हूँ, बिना उसका हत्या करने का इरादा अपनाए। हाँ, याद आया। मतलब साफ था,
आप दूसरे सिस्टम से कुशलता, एफिशिएंसी या तकनीक, टेक्नोलॉजी उधार ले सकते हैं बिना उनके बुरे मूल्यों, वैल्यूज जैसे कि तानाशाही, ऑथोरिटेरियनिज्म को अपनाएं। टेक्नोलॉजी लो, मूल्य नहीं। और सबसे जरूरी बात, जो भी सीखो उसे हमेशा अपने देश के माहौल और संस्कृति के चश्मे से देखो, कल्चरल लेंस से, और फिर उसे घरेलू माहौल के हिसाब से बदलो, अडेप्ट करो, ज्यों का त्यों मत अपनाओ। ये बहुत अहम बात है। नकल नहीं, अनुकूलन। एडेप्टेशन नॉट इमिटेशन। बिल्कुल। विल्सन निजी यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफी प्रभावित थे, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल थे। वो चाहते थे कि सरकारी काम करने का तरीका ज्यादा पेशेवर हो, बिजनेस लाइक हो, कम ढीला ढाला या अनबिजनेस लाइक हो। उनका मानना था कि प्रशासन, चाहे सरकारी हो या निजी, मूल रूप से एक जैसा काम है, संसाधनों का प्रबंधन करके लक्ष्य हासिल करना। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है। अच्छा। उन्होंने कहा भी, एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस एंड लाइक बिजनेस इट डज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब प्रशासन एक व्यवसाय है और व्यवसाय की तरह ये खुद को राजनीति के सवालों में नहीं उलझाता। ये उनके राजनीति प्रशासन अलगाव के विचार से भी जुड़ता है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सीखने पर जोर था उनका? क्या खास बातें थी? उनका जोर था कि जो चीजें एक सफल बिजनेस के लिए जरूरी है, वही सरकारी काम के लिए भी होनी चाहिए। खासकर 3 चीजें, जिन्हें 3 E's कहा जाता है। किफायत यानी कम खर्चे में काम करना। हाँ। कुशलता यानी कम साधनों, कम इनपुट से ज्यादा नतीजे, ज्यादा आउटपुट देना। ठीक। और प्रभावशीलता यानी जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें हासिल करना। रिजल्ट्स मैटर। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, EEE। हाँ, ये 3 E's सरकारी प्रशासन के भी मूल मंत्र बनने चाहिए, ये उनका मानना था। तो कुल मिला के अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो वुड्रो विल्सन का लोक प्रशासन में योगदान इस बात में है कि उन्होंने अपने लेख के जरिए, भले ही उसमें बहुत नया या मौलिक कंटेंट न हो, इस विषय को एक अकादमिक पहचान दिलाई, एक लेजिटिमेसी थी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के स्पॉइल्स सिस्टम के संकट ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, कैसे उन्होंने प्रशासन को एक विज्ञान बनाने की बात कही। हाँ। हमने उनके राजनीति प्रशासन अलगाव के मशहूर और विवादास्पद विचार को समझा और उस पर उनके खुद के बाद के सवालों को भी जाना। हमने यूरोप और अमेरिका की तुलना देखी और कैसे उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की वकालत की, तकनीक सीखने पर जोर, मूल्यों से बचने की हिदायत और वो चाकू वाला उदाहरण। और आखिर में बिजनेस जैसी कुशलता, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को सरकारी काम में लाने की उनकी इच्छा। हाँ, ये सब उनकी विरासत का हिस्सा है। लोक प्रशासन के हर छात्र को ये जानना चाहिए। ये सब उनकी विरासत है, लेकिन अंत में एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाता है ना? हाँ, और वो सवाल मेरे ख्याल से ये है, विल्सन ने प्रशासन को राजनीति और मूल्यों से अलग एक तकनीकी और कुशल अभ्यास बनाने पर जोर दिया। एफिशिएंसी पर बहुत जोर था। हाँ। दूसरों से भी तकनीक उधार लेने को कहा, मूल्य नहीं। पर आज की दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं, आप सोचिए, जैसे जलवायु परिवर्तन को रोकना या समाज में बराबरी लाना, जहां नीतियां लागू करना सिर्फ तकनीकी काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो गहरे मूल्यों और जबरदस्त राजनीतिक बहसों से जुड़ा हुआ है। इन मामलों में क्या प्रशासन सच में तटस्थ, न्यूट्रल और केवल कुशल रह सकता है? मुश्किल सवाल है। क्या विल्सन का ये ढांचा जो कुशलता पर इतना केंद्रित था, आज की इन जटिल, वैल्यू लोडेड चुनौतियों का सामना करने में कितना कारगर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और शायद सुनने वालों को भी सोचते रहना होगा।